Hello dear student of class 11, this is your physics teacher and today we are continuing our the next lecture and our next lecture is the about acceleration. हम लोगों का जो अगला लेक्चर है वो acceleration पे बेस्ड है. हम लोग जो है अपने क्लास 11th लेक्चर सीरीज के चैप्टर नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करते हैं एंड आवर टुडेज टॉपिक इज एक्सेलरेशन. आज हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन. ठीक है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? डियर स्टूडेंट, इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई बॉडी है जो कुछ मूवमेंट कर रही है, मान लीजिए इसका मास m है और इसके पास कुछ वेलोसिटी है, मान लेते हैं इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, राइट. ये आपके पास एक मास है जिस पे कुछ वेलोसिटी काम कर रहा है, मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u है और इस पे जो है कुछ एक्सटर्नल एफर्ट होता है. मान लीजिए इस पे एक्सटर्नल एफर्ट कुछ होता है, इस पे कुछ एक्सटर्नल एफर्ट काम करते हैं जिसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है और कुछ टाइम के बाद हम लोग देखते हैं कि t टाइम के बाद इसका जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाता है, v हो जाता है. ठीक है, कितना हो जाता है बेटा, v हो जाता है. ठीक है. तो ये जो चेंजिंग प्रोसेस है, चेंजिंग प्रोसेस का मतलब जो ये वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी टाइम इंटरवल t में, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं. सो वी कैन से दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेलरेशन. तो अगर एक लाइन में मुझे डिफाइन करना हो तो मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, इज नोन एज एक्सेलरेशन. क्या कहते हैं इसको, हम एक्सेलरेशन कहते हैं. डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, इसलिए इसकी भी एक डायरेक्शन होगी. तो हम इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल a के ऊपर हम लोग वेक्टर साइन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट एरो बना देते हैं. ठीक है, जिससे कि ये रिप्रेजेंट हो जाता है कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो कैसी क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है. तो चलिए अब आगे और थोड़ा सा बात करते हैं. तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक मास m है और इनिशियल वेलोसिटी इसके पास u थी, है ना. अब ये इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है. मान लीजिए कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो सकती है. आपने उस पर कुछ एक्सटर्नल एफर्ट किया तो जिसकी वजह से वो क्या हो गया, मोशन में आ गया, और इसी एक्सटर्नल इफेक्ट को आप फोर्स कहते हो. लेकिन क्योंकि हम काइनेमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं इसलिए हम फोर्स के इफेक्ट पे नहीं जाएंगे कि फोर्स काम कर रहा है जिसकी वजह से ये मोशन में आ रहा है. मैंने आपको बताया था कि काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द मोशन विथआउट डिस्कसिंग द कॉज. बिना कॉज को डिस्कस किए अगर हम मोशन को स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं. तो क्योंकि ये मैंने आपसे कहा कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं इस पर कोई एक फोर्स काम कर रहा होगा, एक एक्सटर्नल एफर्ट काम कर रहा होगा जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हो जा रही है. ठीक है. और बाद में आप देखेंगे कि हम इसकी डेफिनेशन भी कुछ इस तरह से बनाते हैं. ठीक है, कि इसकी मोमेंटम में चेंज हो गया. मोमेंटम का मतलब कि पहले इसका मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम मोमेंटम कहते हैं. तो पहले इसका मोमेंटम कुछ और था, बाद में मोमेंटम कुछ और हो गया, जिसको हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो अभी हम बस इतना जानते हैं कि मास पे कुछ एक्सटर्नल एफर्ट हुआ होगा जिसकी वजह से इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और बाद में जाकर के कितनी हो गई, v हो गई. ठीक है. तो मैंने आपसे कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इंटरवल ऑफ टाइम, क्या कहते हैं, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं. तो अगर मैं यहाँ से इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल. अब ये इंटरवल का मतलब क्या होता है, इंटरवल का मतलब होता है कि कितना डिफरेंस रहा टाइम में, कि जब इनिशियली वेलोसिटी थी उस टाइम पे टाइम कितना था और बाद में जब वेलोसिटी चेंज हो गई तो उस टाइम पे कितना वेलोसिटी था, ये पता होना चाहिए. तो इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम टाइम इंटरवल कहते हैं. तो अब अगर हम एक एक करके इसको निकालें तो अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी निकालूं, चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं निकालूं और चेंज इन वेलोसिटी को मैं डेल्टा v से रिप्रेजेंट कर देता हूं, या मैं इसको सिंपली अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं इसको dv से रिप्रेजेंट कर देता हूं और उसके ऊपर वेक्टर लगा देता हूं. ध्यान से मेरी बात समझिएगा. चेंज इन वेलोसिटी को मैं dv से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं क्योंकि चेंज स्मॉल चेंज है इसलिए मैं इसको d से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो dv इज द स्मॉल चेंज. तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट. तो मैं लिख सकता हूं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है बेटा. तो फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी, v है ना, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है. तो डेल टी वी की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज v माइनस u. ठीक है. तो ये थोड़ा सा आप समझते रहेंगे, जहाँ पर dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है. अब अगर हम टाइम इंटरवल की बात करें,
तो बेटा टाइम इंटरवल में देखो आपको क्या मिलेगा, पहले जब यहाँ से स्टार्ट किया होगा तो हम मान लेते हैं कि टाइम 0 रहा होगा। देखिए टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए हम लोग जब भी कोई मोशन स्टार्ट होता है या जब भी हमें कोई मोशन की वैल्यू को कैलकुलेट करनी होती है, उस टाइम इंस्टेंट को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे टाइम t 0 था और बाद में जब यहाँ पे पहुँचा तो t कितना हो गया, दैट इज़ द t के बराबर हो गया, मतलब टाइम t हो गया। यहाँ पे 0 टाइम से स्टार्ट करता है और t टाइम तक जाता है, तो इंटरवल ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, t माइनस 0, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, माइनस कर दिया तो क्या आ गया, t आ गया। तो टाइम इंटरवल आपका t है, आप इसे डेल्टा टी या डी टी से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल टाइम सेगमेंट है, स्मॉल टाइम इंटरवल है, इसलिए इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब इन दोनों की वैल्यूज़ आप क्या कर सकते हैं, अपने इक्वेशन में रख लें। अच्छा, जो मैं बोर्ड पे जो चीज़ें लिख रहा हूँ आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलें साथ साथ में, ताकि चीज़ें जो हैं आपको आगे समझ में आए अच्छे से, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले में इन दोनों की वैल्यूज़ को रख देता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यूज़ को मैं पुट करूँ, तो अगर मैं इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करता हूँ तो मैंने आपसे कहा कि एक्सेलरेशन को मुझे स्मॉल ए से, वेक्टर ऑफ ए से रिप्रेजेंट करना है, एंड चेंज इन वेलोसिटी अभी मैंने निकाला था, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है बेटा, v माइनस यू, ये हमने निकाला था चेंज इन वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगाना जरूर, वेक्टर जरूर लगाएं आप। टाइम इंटरवल मैंने निकाला था कि जब 0, इनिशियल टाइम 0 था, फाइनल टाइम t था। इनिशियल टाइम 0 हमने इसलिए ले लिया क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन इन द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अगर इसी को मैं थोड़ा और सिंपल में लिखना चाहूँ तो a इज इक्वल टू लिख सकता हूँ dv अपॉन dt, ठीक है। स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम इंटरवल, जहाँ पे dt क्या है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, एंड dv इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये भी आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक है, dv अपॉन dt। दैट्स मीन अगर हम वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव निकाल लें, देखो आप d अपॉन dt, तो ये डेरिवेटिव हो गया, टाइम डेरिवेटिव हो गया। तो अगर किसी भी फंक्शन का, किसी भी मोशन की वेलोसिटी का इक्वेशन हमें पता है और उसे अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन मिल जाता है। सो वी कैन say that the first order differentiation of the velocity is known as the acceleration। या अगर हम velocity को क्या करें, if velocity is if we find, इस तरह से लिखिए, if we find time derivative का मतलब d upon dt of the function of velocity, ठीक है। और ये वेलोसिटी किसका फंक्शन होना चाहिए, ये t का फंक्शन होना चाहिए। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर वेलोसिटी जो है वो t के फॉर्म में, जैसे इस तरह से हुआ v इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5, इस तरह से दिया हुआ है, तब तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो वेलोसिटी किसका फंक्शन होना चाहिए, टाइम का फंक्शन होना चाहिए, तब तो आप डिफरेंशिएट करोगे। तो अगर इसका आप टाइम डेरिवेटिव निकाल लेते हो तो आपको क्या पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स मेरी बात आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है हमने इसकी बात करी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो होता है, ऑर्डर का मतलब देखो यहाँ पावर 1 है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो होता है किसी भी वेलोसिटी का अगर कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन मिल जाता है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो इसी फॉर्मूले को मैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करता हूँ। सेकेंड ऑर्डर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना। जैसे आपको पता है कि v इक्वल टू होता है बेटा dx अपॉन dt, ये आपको पता होता है ना, v इक्वल टू होता है dx अपॉन dt। तो अगर मैं यहाँ पे v की जगह पे dx अपॉन dt रख दूँ तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए मैं स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। a इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा आपका, a इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन dt एंड दिस विल बी dx अपॉन dt। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, dd का मल्टीप्लाई होगा तो d स्क्वायर हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। सो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ द पोजीशन dt स्क्वायर, राइट। तो अगर आपके पास पोजीशन का इक्वेशन दिया होगा, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है और उसे आप 2 बार डिफरेंशिएट कर दो तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो पोजीशन के इक्वेशन को अगर 2 बार डिफरेंशिएटेड कर दें तो दिस इज नोन एज द एक्सेलरेशन। तो अगर हमें एक सेंटेंस में इसको लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ, इफ़ वी फाइंड द टाइम सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है ना ऑफ अ फंक्शन ऑफ, चलो इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इस तरह से सेंटेंस के फॉर्म में ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो आप लिखेंगे द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, द सेकेंड ऑर्डर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन बेटा, ठीक है। इसको हम ऑर्डर कहते हैं, जो डिफरेंशिएशन की पावर होती है इसे हम ऑर्डर कहते हैं। सो सेकेंड ऑर्डर
डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी पोजीशन के इक्वेशन का हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकाल लें तो हमें क्या पता चल जाता है, वी गेट द एक्सेलरेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। ये 3 फॉर्मूले निकल करके आते हैं और तीनों फॉर्मूले जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से एक्सेलेरेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जैसा कि आपको फॉर्मूला पता चला है कि ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओवर द किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहला पॉइंट जो इसका कंक्लूजन निकल के आता है कि जो एक्सेलरेशन होता है, या यहाँ से नोट कर लें एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हो आप। एक्सेलरेशन जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, ध्यान देने वाली बात है, इट डायरेक्शन इज अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान देने वाली बात है, ये पॉइंट नोटेट करना कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज इन डायरेक्शन के अलोंग होती है। जिधर की तरफ वेलोसिटी चेंज हो रही है उधर की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होती है इट इज़ अलोंग टू, मतलब कि डेल्टा वी के डायरेक्शन में होता है, ना कि वी के डायरेक्शन में। मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में ना होकर के किसकी डायरेक्शन में होता है, डेल्टा वी के डायरेक्शन में होता है। दैट्स मीन डेल्टा वी का मतलब या डी वी का मतलब क्या हुआ, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो एक्सेलरेशन है इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये तीनों हो सकता है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। तो आप देखते हैं कि जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, और जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, या ये कंडीशन हमें कब मिलेंगी। तो सबसे पहला पॉइंट है, तो सबसे पहले पॉइंट के लिए हम लोग देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका है, फर्स्ट पॉइंट इज ओके। सो फर्स्ट पॉइंट इज, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव होता है तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं इसे हम, एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये एक्सेलरेशन तब होगा जब आपकी फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। जब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू, ये वैल्यू को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, जो ये एक्सेलरेशन है अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसे हम नॉर्मली जो है एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको नॉर्मली हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसके लिए कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन के लिए देखो, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है पॉजिटिव तब होगी जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है, इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। और वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन हो रहा है। जैसे कार रुकी हुई है, कार स्टार्ट करते हैं और मोशन में आ जाते हैं तो वहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन कार को जब आप ब्रेक लगाते हो तो पहले तो वेलोसिटी ज़्यादा रहती है, फिर ब्रेक लगाते हो तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो वहाँ पर इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो फाइनल वेलोसिटी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो अगर एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है तो इसको हम स्पेशल केस में पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं बेटा, रिटार्डेशन, इसे कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, और रिटार्डेशन के लिए कंडीशन क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी इज मच ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। जो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू होनी चाहिए वो फाइनल वेलोसिटी से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो रिटार्डेशन होगा। तीसरा केस आता है कि जब a की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। तो a की वैल्यू जीरो तब होगी जब u इज इक्वल टू वी के बराबर होगा। जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगा तो ऐसे केसेस में जो डेल्टा ऑफ v होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। डेल्टा ऑफ v जीरो का मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा। भाई पहले भी वेलोसिटी वही थी, बाद में भी वही वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, जीरो हुआ। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो ये इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर कोई भी बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो शायद आपने पढ़ा भी होगा, मैंने आपको बताया भी है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है और क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो ऐसे केसेस में जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है। देयरफॉर इट इज़ नोन एज अ नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग नॉन एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ, पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन कहलाएगा। इसके लिए कंडीशन है v इज ग्रेटर देन u।
नेगेटिव होगा तो रिटार्डेशन कहलाएगा। और इसमें क्या होता है कि u इज मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब वो उसकी वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अगर इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कब होगा। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आती हैं और पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की। ठीक है, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन में बेटा क्या पढ़ना है? जैसे हम लोगों ने वहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इस तरह की बात करी थी, ऐसे हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे? बात करेंगे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सबसे पहले हम देखते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है इफ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड डायरेक्शन विल बी सेम, राइट। तो सिंपली कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? जब इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो अगर इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी उसकी सेम अलॉन्ग है, डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। फिर से एक बार सुन लीजिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है इफ़ इक्वल वेलोसिटी चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे हम जो है वेलोसिटीज़ को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? इसमें क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ऐसा मोशन जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब एक ऐसा मोशन जहाँ पर एक ही वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो, मतलब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। अब इसमें अगर आप जब ग्राफ बनाते हो, किसके बीच में? वेलोसिटी और टाइम के बीच में जब ग्राफ बनाते हो तो हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, और इसका जब आप स्लोप फाइंड करते हो, तो स्लोप जब फाइंड करते हो तो यहाँ से मिलता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अगर इसको मैं डी वी मान लूँ, चेंज इन वेलोसिटी, और इसको मैं डी टी मान लूँ, तो स्मॉल टाइम में स्मॉल चेंज हो रहा है तो इसको मैं मान लूँगा डी वी अपॉन डी टी। ये किसके बराबर होगा? टेन थीटा के बराबर होगा। ये सब आप जानते हैं कि टेन थीटा निकालेंगे तो डी वी अपॉन डी टी के बराबर आएगा। सो स्लोप ऑफ द वी टी ग्राफ टेल्स अबाउट द एक्सेलरेशन। किसी भी वी टी ग्राफ का अगर स्लोप निकाला जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला जाए, तो हमें हमेशा क्या मिलता है? हमेशा जो है हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो इसका जो स्लोप है वो हमें क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो ग्राफ आता है वो हमेशा कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? जो एक्सेलरेशन होगा वेरिएबल हो जाएगा, राइट। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा बेटा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नॉन इक्वल जो है वेलोसिटी चेंज होगी, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा? वेरिएबल होगा, लगातार क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा। और बेसिकली हम लोगों का जो नॉर्मल मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म ही होता है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है। कभी हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा चेंज होती है, बहुत कम हो जाती है कभी कभी। तो नॉर्मली जो है हम लोग जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी? वेरिएबल होगी। ए की वैल्यू वेरिएबल होगी, इसका मतलब वी क्या होगा? वी भी क्या होगा? वी में भी चेंज होगा, है ना। चेंज तो होगा दोनों में, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों पे होगा, लेकिन यहाँ पर अनइक्वल अमाउंट में क्या होगा? वेलोसिटी चेंज होगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा? जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, अगला है इंस्टेंटेनियस। इसमें हम एवरेज वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, एवरेज वैल्यू इसमें हम नहीं निकालेंगे, हम केवल इसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है कि एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, जैसे अभी आपसे मैंने कहा इंस्टेंट, अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ डी वी अपॉन डी टी एट टी, राइट। तो किसी एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, ये बात समझ। अच्छा, जो ये नॉन यूनिफॉर्म बताया है, इसके लिए जो वी टी ग्राफ आप बनाओगे, इसमें जो इसका मोशन होगा वो कैसा होगा? नॉन वेरिएबल होगा, तो उसका जो ग्राफ होगा वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में हमें इतनी सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। ठीक है, जब हम लोग ग्राफ का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें और भी डिटेल में हम लोग इसके ग्राफ वगैरह को देखेंगे। तो मैंने आपको आज क्या डिस्कस किया? मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि क्या क्या कंडीशंस हैं, रिटार्डेशन,
और एक्सेलरेशन जब जीरो होगा, डायरेक्शन क्या होती है, हाँ एक चीज़ इसमें छूट रही है कि इसकी यूनिट क्या होती है ना। तो यूनिट निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसका फॉर्मूला याद रखें। अगर फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से यूनिट निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv/dt, ये होता है। अब जानते हैं वेलोसिटी को हम लोग मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करते हैं और टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। तो यहाँ से क्या जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आप लोग हमेशा फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ यूनिट वगैरह को मेंशन किया करिए। इसकी डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन बेटा इसकी हो जाएगी दैट इज़ L⁻², ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, L⁻², ठीक है। अब इसमें हम एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे कि और आसानी से समझ में आ जाएगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आपसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन एग्जाम में आने का जो पैटर्न होता है वो कुछ किस तरह से होता है, इसको समझने की ज़रूरत है थोड़ी सी हमें। इसको समझने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप लोग फिर कहते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया। अभी कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भी भेजा था, तो इस चीज़ को देखें आप। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 6 सेकेंड इफ इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब x की वैल्यू दी हुई है, गिवन एज क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है 5t² 5t³ + 9t² + 6t + 8, राइट। ये वैल्यू इतनी दी हुई है 6t + 8, इस तरह से ये वैल्यू दी हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट t = 6 सेकेंड, जहाँ पर पोजीशन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में आपको पोजीशन का इक्वेशन दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन के इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, dv की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर उसे एक बार डिफरेंशिएट आप कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको एक्सप्रेशन पता चल जाएगा। फिर उसमें t की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ये तो आपका क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो इक्वेशन है वो क्या दिया हुआ है, 5t³ + 9t² + 6t। इस तरह से आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप उसे ज़रूर सॉल्व करें। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है बेटा, तो एक बार मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, dx/dt निकालूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेंगे। जो फॉर्मूला इसमें यूज़ होने वाला है वो फॉर्मूला है d/dx x⁻n = nx(n-1). ये फॉर्मूला हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो d/dt 5t³ 9t² + 6t + 8, ये वैल्यू दी हुई है। इसको डिफरेंशिएट करो आप। तो मैं अलग अलग डिफरेंशिएट न करके डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। देखो 5 बाहर हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3t², ठीक है, ये हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। पावर यहाँ पहले और इसमें से एक कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 9 × 2t, इसमें से एक पावर कम हो गया, ये 6 और ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 15t² + 18t + 6, ये तो वेलोसिटी का इक्वेशन आपके पास आ गया, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन, है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें जो है एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इसलिए इस वेलोसिटी के इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv/dt। देखो बेटा मैं यहाँ पे वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। मैथमेटिकल जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वेक्टर लगाना तो ज़रूरी होता है, लेकिन मैं यहाँ जल्दी में जो है मैं ऐसे वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ। आप चाहें तो लगा सकते हैं, इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है, क्योंकि v की वैल्यू आपको पता है, तो d/dt, v की वैल्यू अभी आपने ये निकाल ली है, कितनी आई है, 15t² + 18t + 6। अब इसे आप डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में। तो देखो पावर पहले आ जाएगी, उसमें से एक पावर, तो ये हो जाएगा 15 × 2 एंड t⁻1, क्योंकि 0 हो गया। और ये फिर आ जाएगा 18, क्योंकि इसकी t की पावर 1 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, t⁻0 का मतलब 1, और इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो देखो आपके पास एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या आ गया, आपके पास एक्सेलरेशन का इसका इक्वेशन आ गया 30t और +18, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अच्छा ये वैल्यू कैसे आई, तो ये वैल्यू आपके पास, इसको 2 बार डिफरेंशिएट जब आपने किया, एक बार आपने डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिल गई, दूसरी बार जब आपने डिफरेंशिएट किया तो आपको एक्सेलरेशन मिल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताएं एक्सेलरेशन एट द t = 6 सेकेंड। तो आपको ये जो इक्वेशन आपने एक्सेलरेशन का निकाला है, यहाँ पे t की जगह पे क्या रख देना है, 6 रख देना है। तो चलिए 6 रखते हैं, 30 × 6 + 18। तो देखो बेटा कितना आ जाएगा, तो 18 है ना, +18,
तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8, 9 और ये बेटा आपका हो जाएगा 198। तो 198 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो 6 सेकेंड के बाद उसका जो एक्सलेरेशन होगा वो कितना होगा, 198 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उसे ट्राई करें, उसे सॉल्व करें। नहीं आता तो आप ज़रूर पूछें, अगर समय रहेगा तो मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही हम बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जिसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल और जो है इंटीग्रेशन मेथड से या डिफरेंशिएशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें ग्राफ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारा एक पूरा लेक्चर जो रहेगा ग्राफ के ऊपर भी रहेगा। तो हो सकता है कि अगला लेक्चर जो हो आपका वो पूरा का पूरा ग्राफ के ऊपर हो, जिसमें हम 2 तरह के ग्राफ्स को स्टडी करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके डिफरेंट फंक्शंस को मैं क्या करूँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो उसके बाद हम लोग जो है लास्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।